अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सस्पेंशन इंसुलेटर के रेलेवेंट की वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के रेलेवेंट अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास डाटा कुछ इस तरह गिवन है। इन अ 33 kV overhead line there are 3 units in the string of insulators. If the capacitance between each insulator pin and earth is 11% of the self capacitance of each insulator, find distribution of voltage over 3 insulators and string efficiency. So डाटा में हमें जो सबसे पहली चीज़ गिवन है वो है कि हमारे पास एक ओवरहेड लाइन है जो 33 kV की है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो हमें सर्किट हमारा होता है ओवरऑल पावर सिस्टम के अंदर वो 3 फेज़ होता है। जो हमें वोल्टेज यहाँ पे 33 kV दी गई है, ये बेसिकली हमारे पास लाइन वोल्टेज है या लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ठीक है, यानी कुछ बुक्स में फेज़ और लाइन का डिफरेंस किया जाता है, कुछ में उसको लाइन टू लाइन कहा जाता है। तो जो हमें गिवन डाटा जो है उसको अगर हम अरेंज करके लिखते जाएं, उसमें जो हमें गिवन है वो है जो हमारे पास लाइन वोल्टेज है वो है 33 kV। उसके बाद हमारे पास जो इंसुलेटर की स्ट्रिंग दी हुई है वो हमारे पास उसके अंदर 3 यूनिट्स हैं, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हैं 3। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी के फार्मूले में हमने उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू है 3। एक और चीज़ आप लोग नोट करें कि यहाँ पे सस्पेंशन इंसुलेटर का जिक्र नहीं किया गया। जो मेथड हमने सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है वो हर उस इंसुलेटर के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ डिस्क को ऐड कर सकते हैं। यानी ये मेथड हमारे पास एप्लीकेबल होगा पिन टाइप इंसुलेटर के लिए भी, पोस्ट टाइप इंसुलेटर के लिए भी, और सस्पेंशन इंसुलेटर के लिए भी, और टेंशन इंसुलेटर के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। तो आपके पास कोई भी ऐसा मेथड जिसके अंदर आप डिस्क को ऐड कर सकते हैं जिसके इंसुलेटर के अंदर, वो उस इंसुलेटर के लिए ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पे जो अभी जिक्र करें हमारे पास ये सस्पेंशन इंसुलेटर का हम बात करें। अब हमें ये डाटा गिवन है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ गिवन है कि कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर पिन एंड अर्थ इज 11% ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस। अब इंसुलेटर पिन क्या चीज़ थी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारे पास क्रॉस आर्म के साथ जब इंसुलेटर लगा होता है तो दो इंसुलेटर की डिस्क के दरमियान जो ये मेटालिक कनेक्शन आ रहा है इसको पिन बोलते हैं। और अगर आप एक सिंगल बात कर रहे हैं, अगर सिंगल डिस्क की, तो ये डिस्क एक यहाँ पे आपके पास कुछ कांटेक्ट के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी होगी कनेक्शन की, तो ये जो होगी इसको कैप बोलते हैं, और ये जो नीचे हिस्सा आ रहा होगा इसको क्या बोलेंगे, पिन। तो इस पिन का और जो अर्थ का है कैपेसिटेंस वो है 11। तो अर्थ यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे डायरेक्टली अर्थ के साथ अभी यहाँ पे कोई रिलेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अर्थ का यहाँ पे यही मतलब बनता है कि जो आपके पास यहाँ पे टावर होगा वो आपके पास अर्थ का काम कर रहा होगा क्योंकि आपने टावर को ग्राउंड किया होगा। तो जो यहाँ पे कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटेंस 11% है किस कैपेसिटेंस के, सेल्फ कैपेसिटेंस। और सेल्फ कैपेसिटेंस क्या थी, जो इस इंसुलेटर को हमने रिप्लेस किया था। तो यानी ये जो है ये 11% है। अब यहाँ पे ये रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, हमने एक रेशो डिफाइन की थी शंट कैपेसिटेंस की और सेल्फ कैपेसिटेंस की, जिसको हमने के कहा था। तो के हमने क्या डिफाइन किया था, शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस की रेशो। अब हमने देखा कि हमें इस प्रॉब्लम के अंदर ये डाटा इस तरह से गिवन है कि हमारे पास जो शंट कैपेसिटेंस है ये 11% ऑफ सेल्फ कैपेसिटेंस है। तो 11% का मतलब ये है कि अगर हम के को परसेंटेज में से कन्वर्ट करके न्यूमेरिक डाटा मिलाएं
तो हम इस 11 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है जो हमारे पास k की वैल्यू गिवन है वो है 0.11, या इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास शंट कैपेसिटेंस आएगी ये हमारे पास 0.11 इंटू सेल्फ कैपेसिटेंस होगी। सो अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें हमने फाइंड करनी है जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि 3 यूनिट्स हमें दिए हैं, तो हमें V1, V2, V3 फाइंड करना है, और इसके अलावा हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमें डाटा गिवन है उसकी बेस पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो टावर है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो क्रॉस आर्म होगी उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे पास जो कैपेसिटर हैं, सॉरी, जो हमारे पास इंसुलेटर है उसके 3 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब है उन तीनों यूनिट्स को हम 3 कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर आ जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि पिन और टावर के दरमियान में भी कैपेसिटेंस होगी, जिसको हमने कहा था शंट कैपेसिटेंस। अब जो कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने जो नंबरिंग स्टार्ट की थी वो हमने इस साइड से शुरू की थी, और हमने जो इधर वोल्टेज थी इसके अक्रॉस उसको हमने V1 कहा था, और ये तीनों कैपेसिटेंस हमने अज्यूम किए थे कि तीनों सेम तरह के इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, कोई ग्रेडिंग नहीं हुई इनमें, तो तीनों को हमने C कहा था, और इधर जो कैपेसिटेंस थे इन तीनों को हमने क्या कहा था, C1। और अब एक और चीज़ हमने ये देखी थी कि इस साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट की थी, इधर V1 है वोल्टेज, इधर V2 है, यहाँ पे V3, और यहाँ पे जो कंडक्टर जा रहा है उसमें से जो उसके ऊपर वोल्टेज है वो V है, जो कि अगर हम उसको लाइन वोल्टेज या लाइन टू लाइन वोल्टेज कंसिडर करें तो वो हमें गिवन है 33 kV। तो अब हमने क्या करना है, जो हमें इस न्यूमेरिकल के पहले हिस्से में हमने ये V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर तो हम जो डेरिवेशन हमने इस लेक्चर के पहले हिस्से में की है हम उसी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कुछ बेसिक स्टेप्स करूँगा। अगर आप को यहाँ पे डायरेक्ट करने में मसला आ रहा है तो आप उसको डेरिवेशन की वही मेथडोलॉजी फॉलो करें जो इस लेक्चर के पहले हिस्से में बताई गई है। तो अभी हमने अगर V1 निकालना है तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम जो है KV हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ के ज़रिए ना हम करंट्स के पहले रिलेशन लिखेंगे। तो जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा उसको हमने कहा था कैपिटल I1, और जो इस साइड पे करंट आ रहा होगा उसको हमने कहा था स्मॉल I1। सो अब हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा कि कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1 ये इक्वल था जो करंट इस साइड से आ रहा है। सो अब हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, I2, यानी इधर के जो करंट था उसको हमने क्या कहा था, I2। सो इसके बाद हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे, तो I1 क्योंकि इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं V ओवर X की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हमें V लिखना है वो हमारे पास जो इस कैपेसिटर के क्रॉस आ रहा है तो वो है V1, और X हमारा होगा इस कैपेसिटेंस की X। तो इस कैपेसिटेंस को हमने C से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे आ जाएगा XC। इसी तरह जो स्मॉल I1 होगा वो जो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है डिवाइडेड बाय XC1। तो हम पहले देख चुके हैं कि जो ये वाले दोनों कैपेसिटर्स हैं इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा V1 ओवर XC1 इज इक्वल टू I2 किसके इक्वल आएगा, I2 हमारा आएगा V2 ओवर XC।
सो ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके बाद हमने इनको रिएक्टेंस को का जो फार्मूला है 1/j⍵c उससे रिप्लेस किया था। तो हमारे पास जो कैंसिल आउट करने के बाद रिजल्ट आता है, मैं डायरेक्ट अब वो लिख रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाता है V2c इज इक्वल टू V1c प्लस V1c1, और C इस रिलेशन के अंदर हम यहाँ पे जो हमने शंट और सेल्फ कैपेसिटेंस की एक रेशो डिफाइन की थी K इज इक्वल टू C1/C, तो यहाँ से C1 हमारा बन गया था KC। इसको हम आउटपुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो नया रिलेशन बनेगा V2C इज इक्वल टू V1C प्लस V1KC। सो अब यहाँ से तीनों में C आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारा V2 आ गया था V1 इंटू 1 प्लस K। तो अब हमने ये रिलेशन डिफाइन कर लिया था, और इसमें हम देख चुके हैं कि हमें K गिवन है जो कि 11% है या 0.11% है। तो जब हम इसको मज़ीद लिखेंगे तो V2 हमारा हो जाएगा 1.11 V1। तो ये हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया। इसी तरह हमने V3 को भी V1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अब मैं यहाँ पे दोबारा सारे स्टेप्स नहीं करूँगा, लेक्चर के पहले इससे मैं डिराइव करके आपको दिखाया गया है कि आपने किस तरह से V3 को V2 को V1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ आपने ख्याल इस बात का रखना कि आपने स्टार्ट हमेशा इस साइड से करना है, जिस साइड पे आपका जो इंसुलेटर आपका क्रॉस आर्म के साथ लगा होगा, आपने स्टार्ट वहाँ से करना होगा। यानी अगर आपने वोल्टेजेस डिफाइन करनी है वो भी यहाँ से डिफाइन करनी है, करंट्स डिफाइन करने, जैसे मैंने स्टार्ट में अगर यहाँ पे करंट डिफाइन किया है I1 और स्मॉल I1, तो मैंने यहाँ इस साइड से नहीं शुरू किया बल्कि मैंने क्रॉस आर्म वाली साइड से शुरू किया। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब जो V3 को डायरेक्टली जब हम लिखेंगे तो V3 आ जाएगा 1.342 V1। अब हमें एक और रिलेशन हमें ये पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इट शुड बी इक्वल टू लाइन वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है 33 है। अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज का मतलब ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है, ना कि लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो मैं लेक्चर में पहले बता चुका हूँ कि जो आपने यहाँ वोल्टेज यूज़ करनी है ये बेसिकली आपने लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज यूज़ करनी है, क्योंकि जो हम सारा रिलेशन देख रहे हैं आप बेसिकली अगर तो आप कैपेसिटर्स की अगर इंसुलेटर्स की स्ट्रिंग दो ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान में आ रही होती फिर कुछ और केस होना था, क्योंकि ऐसा चीज़ नहीं होती। ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान इंसुलेटर की स्ट्रिंग नहीं होती बल्कि एयर इंसुलेटर का काम करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं हमारे एक साइड पे कंडक्टर है और दूसरी साइड पे ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो बेसिकली क्या हो रही है, लाइन टू न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपने इस 33 kV को बेसिकली आपने कन्वर्ट करके लिखना है लाइन टू न्यूट्रल, यानी फेज वोल्टेज में, फेज वोल्टेज या इन अदर वर्ड्स लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, जो भी आप इसको कह लें। तो आपने इसको 33 kV को √3 से डिवाइड करके फेज में कन्वर्ट कर लेना है। सो अब हमारे पास V1 को आप डायरेक्ट लिखेंगे, V2 आपके पास है 1.11 V1 प्लस 1.342 V3 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5.52 kV। सिमिलरली इसको यूज करके हम V2 और V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इस V1 को आप वापस इसमें और इस रिलेशन में यानी V2 और V3 के रिलेशन में पुट करें तो हमारे पास जो V2 का आंसर निकलता है वो 6.13 kV निकलता है और V3 का आंसर निकलेगा 7.4 kV। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई नए स्टेप्स नहीं किए, बल्कि जो हमने डेरिवेशन के अंदर स्टेप्स किए हैं उनको ही हमने फॉलो करके हमने ये रिजल्ट्स निकाले हैं। तो आपने इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है और
यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन मेथडोलॉजी नहीं चेंज होगी। आपने हमेशा क्रॉस सम वाली साइड से डेरिवेशन को स्टार्ट करना है, और हर वोल्टेज को आपने जो क्रॉस सम वाली साइड पे कैपेसिटेंस लगी होगी उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते जाना है। जैसे V2 को V1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, V3 को V1, और अगर यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा होती जैसे V4 होता तो V4 को भी V1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। सो हमने देखा कि हमारे पास जो हमने ऑलरेडी लेक्चर के पहले हिस्से में देख चुके हैं कि के की वैल्यूज चेंज करने से किस तरह से यहाँ पे जो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन है चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू जब हमने 0.11 रखी है तो उससे हमारे पास तीनों इंसुलेटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट आ रही है, और सबसे ज़्यादा वोल्टेज हमारे पास जो आ रही है वो V3 यानी जो यूनिट आपका कंडक्टर के करीब है उसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा वोल्टेज आ रही है। इसी तरह V2 और V1। यहाँ पे एक करेक्शन काइंडली कर लें, ये V3 नहीं है, यहाँ पे V1 आता है, क्योंकि हमने ये रिलेशन यहाँ पुट किया था तो ये गलती से मैंने यहाँ पे V3 लिख दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल में V1 आ रहा है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम रिलेशन देख चुके हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है ये है हमारे पास न्यूमरेटर में हम टर्म लिखते हैं जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज है जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है। डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई, ये स्मॉल n है, मल्टीप्लाई होता है जो आपके पास यूनिट सबसे करीब है कंडक्टर के उसकी वोल्टेज, तो वो आपके पास है V3। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो हम ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं और कुछ हमें ऑलरेडी गिवन थी। जो हमने V यहाँ लिखना था वो हमारे पास था 33 kV ओवर √3, जो कि अल्टीमेटली निकलता है 19.05 kV। और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो 3 यूनिट्स हैं, और V3 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि हमारे पास है 7.4 kV। सो जब आप ये वैल्यूज़ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 85.8%। सो स्ट्रिंग एफिशिएंसी एक तो हमने देख लिया है कि हमारे पास वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने से आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी चेंज हो रही है, और वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ द शंट कैपेसिटेंस। तो दूसरा जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारे पास इफेक्ट हो रही है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स से भी हो रही है, कि अगर आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ने की वजह से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टर्ब होगी, तो उससे आपकी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है कम होना शुरू होगी। तो यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स को आप अगर इंक्रीज़ करते हो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, तो उससे आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही होगी, सॉरी, अगर आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहे हो तो एफिशिएंसी जो आपकी हो रही होगी वो कम हो रही होगी। हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है कि लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू वोल्टेज ऑफ द यूनिट नियरेस्ट टू द कंडक्टर। हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो वोल्टेज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हो तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होती, यानी जब हमारे पास के ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो एफिशिएंसी हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो क्या आती है, 100% आती है। और के हमने डिफाइन किया हुआ है C1/C। सी हमारे पास है शंट कैपेसिटेंस और ये हमारे पास है सेल्फ कैपेसिटेंस। और के को ज़ीरो करने का मतलब ये है कि हमें इसके अंदर जो ये सी है इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, यानी ये सी बिकॉज ऑफ द इंसुलेटर प्रेजेंट है तो आप इस सी को ख़त्म नहीं कर सकते। अब हमने जो भी मेथड अडॉप्ट करने उसके अंदर हमने इस C1 के जो है रेमेडी ढूंढनी है कि C1 को कैसे कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो यानी अगर आपका के ज़ीरो है तो के ज़ीरो होने का मतलब ये होगा कि आपका C1 को ज़ीरो होना चाहिए।
तो C1 को ज़ीरो करने का, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस जो रिलेट करता है वो कुछ एक हमने ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट क्लासेस में हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इसमें A एरिया को रिप्रेजेंट करे, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है ऑफ फ्री स्पेस, और जो होती है D ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है। सो इसमें एरिया ऑफ द प्लेट्स का मतलब ये है कि अगर हम अपनी स्ट्रिंग एफिशिएंसी के साथ या स्ट्रिंग्स के साथ इसको रिलेट करें तो यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है वो कुछ इस तरह से है कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इस चीज़ की है। तो ये जो प्लेट्स हैं, यानी अब आपके पास एक प्लेट यहाँ बनती है और एक ये है, तो ये दोनों चीज़ें आपके एरिया ऐसा हम चेंज नहीं कर सकते। और एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जो आपके पास या जो आपका मीडियम है वो भी यहाँ पे एयर ही है, इसके अलावा हम मीडियम यहाँ पे और नहीं ला सकते। तो जो अब चीज़ रहेगी है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा टावर से दूर करते जाएं जितना, तो टावर से दूर करने का मतलब ये होगा कि आपके पास जो ये पिन है और जो आपके पास टावर या ये जो ग्राउंडेड टावर है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो D को बढ़ाने से हम क्या कर सकते हैं, C को कम कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो होगा वो हमारा इसी पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे कि हमें जो डिस्टेंस है पिन का और जो ग्राउंडेड टावर है, इन दोनों के डिस्टेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब जो ये स्ट्रिंग होती है ये मोस्टली जो आपका क्रॉस आर्म होता है उसके बिल्कुल ना एज के करीब करके या एज पे लगाई गई होती है। इसका मतलब अगर आप इसको दूर कर रहे हो तो आप इसको इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते, आपको एक्चुअल में क्रॉस आर्म की लेंथ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली ये जो आपका इंसुलेटर है ये दूर होता जाएगा और हमारे पास D इंक्रीज होगा और C कम होगा। तो जो पहला मेथड है हमारे पास स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का वो है इंक्रीज द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म। लेकिन इस मेथड को जो इसमें एक डिसएडवांटेज हमें आएगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास क्रॉस आर्म की लेंथ कम है तो इसका मतलब उसमें जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो भी थोड़ा है, तो उसकी कॉस्ट भी कम है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आपके क्रॉस आर्म की लेंथ आप बढ़ा रहे हो तो आपके पास क्या होगा कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे होगे वो भी ज़्यादा होता जाएगा और अल्टीमेटली कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्लस जो आप एरिया ओवरऑल कवर कर रहे होगे, जो क्रॉस आर्म के एरिया फ्रॉम द ग्राउंड आप कवर कर रहे होगे वो भी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो क्रॉस आर्म का एरिया है इससे थ्योरेटिकली क्रॉस आर्म की जो लेंथ है इससे थ्योरेटिकली हम ये तो कर सकते हैं कि हम C1 को कम करके कैपेसिटेंस, यानी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं C1 एक्चुअल में कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा K है इसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास कि इससे हमारे पास जो कॉस्ट होगी ओवरऑल वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा तरीका कुछ ऐसे अडॉप्ट किया जा सकता है कि जो आपके पास कैपेसिटर्स जो आपके इंसुलेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर हम इन इंसुलेटर्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लें कि इनकी कैपेसिटेंस इक्वल ना हो। अब तक जितना मटेरियल हमने यहाँ इस लेक्चर के अंदर देखा है उसके अंदर हम एक जो अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो ये है कि हमारे सारे कैपेसिटर्स सारे इंसुलेटर्स सेम हैं, कोई ग्रेडिंग नहीं हुई। ग्रेडिंग से मतलब ये होता है कि सारे इंसुलेटर्स का मटेरियल और सारे इंसुलेटर्स का साइज एक जैसा है। इसका मतलब है जो वो कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी सेम है।
तो सब के लिए हमने यहाँ पे सी इस्तेमाल किया था। लेकिन अब अगर हम ये कर दें कि हम क्योंकि हमारा एक एंड पर्पज़ ये है कि हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, वो चेंज करना है। तो अगर हम यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द डिस्क इन अ स्ट्रिंग, अगर हम उनका ग्रेडिंग कर लें, यानी अगर हम जो इंसुलेटर्स इसके नज़दीक हैं कंडक्टर के, उनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा कर दें, और जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म के करीब जाते जाएं तो उनकी कैपेसिटेंस इंसुलेटर की कम करते जाएं, तो इससे भी हम मसले को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब हम यहाँ पे हेल्प लेंगे कैपेसिटेंस और वोल्टेज के रिलेशन की। हम जानते हैं कि जो हमारे पास V होता है, ये होता है I इंटू एक्स सी, और एक्स सी जो होगा वो हमारे पास है 1/2 पाई एफ सी, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। अगर आप फेज़र की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे फेज़र लिखते हैं तो फिर हमें यहाँ पे जे मेंशन करना पड़ेगा। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज है इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि जो यूनिट्स आप कंडक्टर के करीब होंगे उनकी आप अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा रखोगे तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कम हो रही होगी, और जैसे जैसे आप क्रॉस आर्म की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कैपेसिटेंस को कम करते जाएंगे तो ज़्यादा होगी। तो एक्चुअली हमारा जो पर्पज़ है, हमने क्योंकि सारे यूनिट्स के ऊपर वोल्टेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैपेसिटेंस इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि जो यूनिट्स हमारे कंडक्टर के नज़दीक होंगे उनकी कैपेसिटेंस को रिलेटिवली ज़्यादा सिलेक्ट किया जाएगा ताकि वोल्टेज वहाँ पे कम हो। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप कैपेसिटेंस सेम रखते हैं सबकी, या इंसुलेटर सेम लगाते हैं, तो हम देख चुके हैं कि वोल्टेज हमारे पास जो है जो क्लोज वाले हैं, जो कंडक्टर्स के क्लोज हैं आपकी यूनिट्स, उधर वोल्टेज आपकी ज़्यादा आ रही होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आप कंडक्टर के करीब होंगे उनकी इंटेंशनली आप कैपेसिटेंस क्या रखोगे, ज़्यादा रखोगे, ताकि वहाँ वोल्टेज कम हो, और जो ऊपर आ रहे होंगे, जो क्रॉस आर्म के करीब होंगे यूनिट्स, वहाँ पे क्योंकि पहले वोल्टेज क्या आ रही थी, कम हो रही थी, तो अब हमने उस वोल्टेज को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम उन यूनिट्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि उनकी कैपेसिटेंस कम हो, ताकि उनके क्रॉस जो वोल्टेज हो वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो यानी अब हम दोनों तरफ से चेंजेस कर रहे हैं। जो नीचे वाले जो कंडक्टर के करीब यूनिट्स हैं उनकी वोल्टेज को कम करते जा रहे हैं, और जो आपके क्रॉस आर्म के करीब होंगे यूनिट्स उनकी वोल्टेज को क्या कर रही होंगी, ज़्यादा। तो अल्टीमेटली हमें अचीव क्या करना है, हमें सबकी इक्वल वोल्टेज लेके आनी है। तो हमने दूसरा मेथड क्या देखा कि हम इंसुलेटर्स की ग्रेडिंग करके भी वोल्टेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। सो ये मेथड रिलेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इसमें जो मसला आता है वो ये आता है कि अगर हम आम जो नॉर्मली इंसुलेटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज लेवल इंक्रीज होता है वैसे इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर हम कि एक लाइन के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी अगर एक लाइन पे हम सपोज करें 33 से 44 केवी लेट्स लेके जाते हैं, तो हमें अगर हमने पहले 33 के लिए 3 डिस्क लगाई हुई थी, तो 44 के लिए अल्टीमेट हमें एक और डिस्क ऐड करनी होगी। यानी हमें 44 के लिए बेसिकली 44 केवी के लिए रफली अगर हम उसको हर डिस्क को 11 केवी के लिए अज्यूम करें तो हमें 4 डिस्क लगानी होंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सारी डिस्क या सारे यूनिट्स सेम रेटिंग के लगा रही हैं, या उनसे जो कैपेसिटेंस बिल्ट हो रही है वो अगर हम सेम कर रहे हैं बिल्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो नई डिस्क ऐड करनी है उसकी साइज़ और लोकेशन के लिए बॉदर नहीं करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास सपोज करें कि 3 डिस्क हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है, तो अब जो आप 4th ऐड कर रहे हो वो आप यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है।
और साइज भी उसका सेम होगा, तो इसलिए हमें इस चीज़ का कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ग्रेडिंग कर देते हैं, ग्रेडिंग करने का मतलब ये होगा कि जो डिस्क आपके पास कंडक्टर के करीब होगी उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, यानी उस लिहाज से जो उसका साइज़ है वो डिफरेंट है, या और इसी तरह आपके पास जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो ऊपर आप जैसे जैसे चलते जा रहे हैं तो आप कैपेसिटेंस कम करते जा रहे हैं, तो उनकी जो परमिटिविटी है वो उस लिहाज से चेंज हो रही है। तो आप जो नई डिस्क ऐड करोगे, अब आप वो कहीं पे भी ऐड नहीं, मतलब कहीं रेंडमली ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन का पता होना चाहिए कि आप उसको सपोज करें अगर इधर इन दो के दरमियान में ऐड करना चाह रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आप कैपेसिटेंस उसकी सिलेक्ट करोगे वो भी इस लिहाज से होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कैपेसिटेंस जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कम होती जा रही है। तो कैपेसिटेंस कम होने का दूसरा मतलब ये है कि वहाँ जो मटेरियल उस इंसुलेटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी परमिटिविटी उस लिहाज से हम चेंज कर रहे हैं। तो इसका इशू ये इसका मतलब ये हुआ कि जो इशू हमें यहाँ पे फेस हो रहा है वो ये है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें जो नया इंसुलेटर हम ऐड करें हैं उसका मटेरियल और उसको लोकेशन कैसे होगी। सो अभी तक हमने दो मेथड देख लिए। एक हम पहला मेथड हमने देखा कि हम क्रॉस आर्म की लेंथ को ज़्यादा करके जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरा हमने देखा कि अगर हम ग्रेडिंग कर दें इंसुलेटर्स की तो तब भी हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा मेथड अब हम ये अडॉप्ट करेंगे कि जो इशू ज़्यादा आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास जो हमारे पास शंट कैपेसिटेंस है इसकी वजह से आ रहा है। अब अगर हमारे पास जो शंट कैपेसिटेंस की तरफ चार्जिंग करंट या लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए तो अल्टीमेटली जो आपके पास हर डिस्क का लीकेज करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर तीन शंट कैपेसिटेंस, अब इन तीनों का अगर यहाँ पे लीकेज करंट को एलिमिनेट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास तीनों जो डिस्क हैं या तीनों यूनिट्स हैं इनका करंट सेम हो जाएगा और तीनों के क्रॉस वोल्टेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब अरेंजमेंट ऐसे करनी कि ये जो लीकेज करंट है ये कंडक्टर की तरफ से ना फ्लो करके आ रहा हो बल्कि इसका कोई और सोर्स हो। तो इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे हम जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है यहाँ पे आर्किंग हॉर्न्स ऐड किए जाते हैं। यानी जो तीसरा मेथड होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्किंग हॉर्न्स ऐड करेंगे। आर्किंग हॉर्न क्या चीज़ है, ये बेसिकली मेटल के प्लेट्स होती हैं या मेटल बार्स होते हैं जो कि इंसुलेटर्स के सस्पेंशन इंसुलेटर के दोनों एक्सट्रीम्स पे ऐड किए गए होते हैं। यानी यहाँ पे भी ऐड किया गया होता है और एक इस दूसरी साइड पे भी इस तरह करके ऐड किया गया होता है। तो इसके ऐड करने से जो फ़ायदा होता है कि क्योंकि ये एक मेटल है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगी यहाँ पे भी इस तरह करके। तो इस कैपेसिटेंस के डेवलप होने से क्या होगा कि अब अगर इनको कुछ ऐसे लगाया गया है कि जो करंट आपका शंट कैपेसिटेंस की तरफ फ्लो कर रहा है वो करंट अगर आपका उतना ही करंट इस कैपेसिटेंस से आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों करंट से एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली जो आपका यहाँ पे एक नोड बन रहा है, इस नोड के ऊपर ये जो करंट होंगे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो आपका ओवरऑल जो स्ट्रिंग के अंदर करंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर आपका स्ट्रिंग के अंदर करंट सेम रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी वोल्टेज भी क्या हो रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसमें ये जो आर्किंग हॉर्न होता है इनको गार्ड रिंग्स भी कहा जाता है। तो गार्ड रिंग मेथड की जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर हम हमारे पास ये स्ट्रिंग लेंथी हो जाती है तो आप गार्ड रिंग जो होता है वो सारे डिस्क को कवर नहीं कर सकता। तो उससे जो आपकी ये जो कैपेसिटेंस है वो हर पॉइंट के लिए नहीं बिल्ट होती,
तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी ये स्ट्रिंग लेंथी हो जाएगी तो तब गॉड रिंग से जो हम बैलेंस कर रहे हैं वो इतना एफिशिएंट मेथड नहीं रहेगा। में हमने ओवरऑल क्या देखा कि हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं उनकी जो स्ट्रिंग होती है उनके वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होती नॉर्मली, और वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होने की वजह से जो आपका यूनिट कंडक्टर के नज़दीक होता है उसके ऊपर जो स्ट्रेस होता है वोल्टेज का ज़्यादा होता है और उसके पंक्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो अगर उसका पंक्चर होने एक डिस्क के पंक्चर होने की वजह से आपका ओवरऑल इंसुलेटर उसकी एफिशिएंसी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, या वो नियर टोटली डैमेज भी हो सकता है। सो जो हमें एट द एंड अचीव करना होता है वो क्या है कि हमें अक्रॉस द यूनिट्स वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो उसके अभी हमने 3 मेथड्स देखे कि एक आप क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा के ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, दूसरा आप इंसुलेटर्स की ग्रेडिंग कर दें। ग्रेडिंग का मतलब ये है कि आप जो इंसुलेटर की डिस्क्स लगा रहे हैं उन सब का मटेरियल आप डिफरेंट सेलेक्ट करें और जिससे उनकी कैपेसिटेंस अफेक्ट हो रही हो। तो जो आपकी इंसुलेटर डिस्क आपकी कंडक्टर के करीब लगी होंगी उनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होनी चाहिए, और जो जैसे जैसे आप क्रॉस आर्म की तरफ मूव करें कैपेसिटेंस कम होनी चाहिए। और तीसरा तरीका हमने ये देखा कि आप गार्ड रिंग्स या आर्किंग हॉर्न्स ऐड करके भी कर सकते हो। तो गार्ड रिंग क्या होता है कि ये आप इलेक्ट्रिकली यहाँ पे 2 मेटल्स कनेक्ट की होती हैं जिनसे आपके जो इंसुलेटर की पिन्स और इनके दरमियान में एक कैपेसिटेंस डेवलप की गई होती है, और ये कैपेसिटेंस ऐसे रखी जाती है कि जो करंट आपका यहाँ से आ रहा है और जो करंट आपका इस शंट कैपेसिटेंस को मिल रहा है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इससे आपका जो है ये बैलेंस हो जाता है। सो आप इससे जो आपकी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाती है।